शुरू करें। मित्रों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अंदर का घटनाक्रम, जो उनकी पार्टी के ही अंदर का नहीं, मुख्यमंत्री आवास के अंदर के घटनाक्रम ने उनके अंदर की असलियत को इस सीमा तक उजागर किया है कि आज उस घटना के 8 दिन बाद भी कई सवाल दिल्ली वालों के मन में बहुत गहराई से खड़े हुए हैं। जिस प्रकार की बातें आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल जी के मुद्दे पे कर रही है, तो मैं उनसे सिर्फ 3-4 सवाल पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी, आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी हैं, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होकर बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। क्या ये चरित्र का इतना भारी बदलाव दिखाई नहीं पड़ता? और उस पर मैं एक और बात करना चाहता हूं, केजरीवाल जी, आपकी पार्टी के तो कुल 10-11 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाई। कोई मोदी जी की तरह आपकी स्थिति तो है नहीं कि सैकड़ों एमपी होंगे, 1000 से ऊपर विधायक होंगे तो मिलना मुश्किल होगा। और जो आपके 10-11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिसमें ज्यादातर राज्यसभा में हैं, उसमें से अधिकांश तो ऐसे जो आपसे कभी मिलने की उनको जरूरत नहीं, वो कोई आपसे कोई चीज समय मांगने के लिए आएंगे ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने आपकी पार्टी में इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है, इतना योगदान किया है कि तय करना मुश्किल हो जाता है कि योग ज्यादा या दान ज्यादा है। और उसके बाद अब टू 2-3 सांसद बचते हैं जो मिलना चाहते हैं। अब उसमें भी आपकी, अगर आपको लगता तो मैं बिल्कुल टेक्निकल सवाल पूछता हूं कि अगर आपने कहा कि उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं था, तो हर मुख्यमंत्री का प्रतिदिन का दैनंदिन कार्यक्रम जारी होता है जिसमें उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है, आप जारी कर दीजिए उस दिन का, और आप कहिए उस समय आप मुख्यमंत्री आवास में नहीं थे इसलिए नहीं मिल सकते थे, नहीं तो स्वीकार करिए कि मैं मुख्यमंत्री आवास में था और नहीं मिलना चाहता था। अब आइए बात, आपने कहा कि अपॉइंटमेंट नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 3, आप कहिए कि अपॉइंटमेंट लिस्ट जारी कर दीजिए कि हमने अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया हुआ था। देन कम्स द 4th क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे आ गई ड्राइंग रूम तक? हम और आप में से कोई भी जाए, किसी मुख्यमंत्री के यहां अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप गेट से लौटा दिए जाएंगे, वो अंदर कैसे पहुंची इसका आप जवाब दे दीजिए। और केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके बाद वो जेड सिक्योरिटी है भाई, वैसे तो वो थे जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे वाले थे, महाराज जेड सिक्योरिटी, और किसी जेड सिक्योरिटी वाले के घर के अंदर अगर कोई अवांछित व्यक्ति घुस गया तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने एज पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या कार्रवाई की? 4 दिन बाद उन्होंने ट्रेसपासिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई है, 4 दिन बाद। अब आइए साहब, उसमें नेक्स्ट 5th पॉइंट, विभव कुमार अंदर थे जो टेक्निकली आज की डेट में कुछ नहीं है, ना सरकारी पद पे है ना राजनीतिक पद पे है, और यदि वो मुख्यमंत्री आवास में थे तो क्या उनका अपॉइंटमेंट था? अपॉइंटमेंट लिस्ट में दिखाइए कि विभव कुमार का अपॉइंटमेंट था, मगर वो भी सामने नहीं आया। और फिर अगला प्रश्न उठता है कि अगर अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो किस कैपेसिटी में थे? और इतना ही नहीं, वो अचानक घटना के बाद अदृश्य हो गए, और अदृश्य होने के बाद वो सीधे कहां दिखे कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। उसके बाद वो फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर वो मुख्यमंत्री आवास से बरामद हुए। अब यहां मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात। आपकी पार्टी की एक महिला सांसद ने दुर्व्यवहार की लिखित शिकायत कराई है, और आपकी पार्टी के संसदीय दल के नेता संजय सिंह, मेरी बात को मार्क करिएगा, ही इज नॉट अ नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी संसदीय दल के नेता हैं संजय सिंह, जिन्होंने आम आदमी पार्टी की ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दुर्व्यवहार हुआ है। तो मैं टेक्निकली एक और बात कहूं कि टेक्निकली वो केजरीवाल जी के समकक्ष हैं, क्योंकि वो संसदीय दल के नेता हैं। केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, और विधायी दृष्टि से देखा जाए तो वो विधायक दल के नेता हैं दिल्ली में। तो ये बताइए, अगर आपकी पार्टी का लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी कुछ कह रहा है
और आपकी एमपी ये कह रही, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने कोई जांच गठित की क्या आपकी सरकार ने? ये छठा पॉइंट है। आपकी सरकार ने कोई जांच गठित की या आपकी पार्टी ने कोई जांच गठित की? और अगर जांच गठित नहीं की तो किस आधार पर आप निष्कर्ष निकाले ले रहे हैं? अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो कुछ हुआ है वो एक दृष्टि से और महत्वपूर्ण है। आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा, किसी राज्य में जिस दल की सरकार हो तो दूसरे दल के सांसद के साथ कई बार दुर्व्यवहार होने की घटनाएं आई हैं प्रकाश में। पर यह भारत के इतिहास का एक अद्भुत उदाहरण है, एक विचित्र उदाहरण है, जहां जिस दल की सरकार है जिस राज्य में, उसी दल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, फिजिकल मैन हैंडलिंग हुई है। कहां पर हुआ है? सीएम हाउस में। मुझे लगता है आप सब लोग पत्रकार हैं, शोध करके बताइएगा ऐसा कोई उदाहरण भारत की राजनीति में उपलब्ध है? हां, मिलता जुलता उदाहरण मुझे याद आता है, क्योंकि विभव कुमार जी उसके बाद लखनऊ में ही मिले थे। लखनऊ में घटना हुई थी 1995 में, जिसे आप सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड कहते हैं। मायावती जी के साथ ऐसा ही हुआ था, और ये उनका शब्द था, मायावती जी का, मेरा शब्द नहीं है, कोट अनकोट बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, अनकोट। और उनके साथ हाथापाई हुई थी, दुर्व्यवहार हुआ था, जिसे हम सब स्टेट गेस्ट हाउस कांड के रूप में जानते हैं। मगर ये तो नई राजनीति वालों ने एक नया ही अध्याय लिख दिया कि सीएम हाउस के अंदर, अरे भाई वहां तो मुलायम सिंह जी की पार्टी के लोग कर रहे थे, यहां तो इन्हीं की पार्टी के लोगों ने अपनी महिला सांसद के साथ कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर वो स्टेट गेस्ट हाउस कांड था तो ये सीएम हाउस कांड है। वो लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस कांड से ज्यादा भयानक सवाल खड़े करने वाला ये दिल्ली का सीएम हाउस कांड है। अब यहां हम एक और बात भी कहना चाहते हैं, ये हम लोगों की पार्टी के बारे में बड़ा ज्ञान देते हैं केजरीवाल जी, मुझे पता है ये होने वाला है, ये तो उसके साथ ये चल रहा है। फिर वो बताते हैं नहीं मुझे तो ये भी पता है कि मोदी जी से मिलकर लोग आए थे, और मुझे खुद उस ने बताया कि मोदी जी ऐसा कह रहे थे। फिर ये भी बताते हैं मुझे सीबीआई वालों ने अंदरूनी सोर्स से बताया है कि ऐसा होने जा रहा है। फिर ये भी बताते हैं कि ईडी वालों ने बताया है। मतलब दुनिया भर का ज्ञान रखते हैं। और जो 20-22 साल से आपके साथ एनजीओ के जमाने से काम करने वाली आपकी सबसे साथ की वरिष्ठ सहयोगी जो आपकी राज्यसभा सांसद हैं, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था कि अचानक वो बीजेपी के एजेंट नजर आने लगे? बताइए ना भाई, आप हमारी पार्टी के नेताओं के बीच की जानकारी बड़े विश्वास के साथ बोलते हैं, अफसरों ने मुझे यह बताया है, मैं फला तारीख को गिरफ्तार होने वाला हूं, और अपना कुछ पता ही नहीं। इसे कहते हैं खुद मियां फजीहत और दूसरे को नसीहत। पर यहां बात उससे गंभीर है। किसी महिला सांसद के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार जो आपकी पार्टी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, उसके बाद बजाय उसका निदान करने के पूरी की पूरी पार्टी उसका चरित्र हनन करने में लगी हुई है। तो हम पूछना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से कि आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए साहब, सांसद आपका, पार्टी आपकी, घर आपका, मुख्यमंत्री आपका, पूर्व पीए आपका, लड़ाई हुई आपके दोनों लोगों के बीच में, और इस आपका पाप भी आपका और आरोप हम पे। भाई आपकी तो वो सिर्फ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हमारा क्या था? सब कुछ तो आप ही का था। इसलिए मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबकर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए। परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है कि मनीष सिसोदिया जो आपके उप मुख्यमंत्री थे, सत्येंद्र जैन आपके मंत्री थे, संजय सिंह राज्यसभा में नेता संसदीय दल थे, उनकी गिरफ्तारी पे आप सड़क पे नहीं उतरे, भाजपा मुख्यालय की घेराव करने नहीं आए, और विभव कुमार की गिरफ्तारी से आपकी बेचैनी इस कदर नजर आ रही है
कि वो साफ समझ में आता था। वो लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद करिए, जब सवाल पूछा गया तो उनके चेहरे की जो भाव भंगिमा थी उस सवाल के ऊपर, वो साफ नहीं बता रही थी कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। और उसके बाद उन्होंने जैसे वो खिसकाया था उस तरफ अखिलेश जी की तरफ माइक, तो हम लोगों को बचपन के दिनों की बात याद आई कि बैट्समैन आगे बढ़ा और उसके देखा गेंद बहुत खतरनाक ऑफ स्टंप के बाहर, तो अपने कदम वापस खींच लिया और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, वैसे ही जाने दिया सवाल उन्होंने। और उससे बड़ी बात है कि महिला सांसद के साथ यह हो रहा है और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार के साथ हाथापाई, दुर्व्यवहार, और यह कहते हैं कि यह लोकतंत्र इनके आने से बचेगा। यह एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर यह आरोप लगा कि चीफ सेक्रेटरी को अपने घर में बुलाकर मारपीट की। चीफ सेक्रेटरी ने लिखित एफआईआर दर्ज कराई। कोई दूसरा उदाहरण भारत की राजनीति में नहीं होगा। तीसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, 2024 का चुनाव चल रहा है। 2014 के चुनाव के समय आम आदमी पार्टी की टॉप कमेटी ने, जो इनकी शीर्ष एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उनके लोगों ने भाजपा कार्यालय पे अशोक रोड पे हमला बोला था। लाठी डंडे लेकर पथराव किए थे। ये स्वभावतः उत्पात और बवाल करने वाले लोग हैं। केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री होने से पहले, याद करिए, बिजली के वायर काटे थे। 26 जनवरी से एक दिन पहले पूर्व संध्या पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। मैंने सिर्फ याद दिलाया, ये इनकी प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। तो फिर अंत में हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पे वो तेवर नहीं दिखा जो घबराहट और तेवर विभव कुमार की गिरफ्तारी पे दिखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभव को जब भी देखते होंगे केजरीवाल जी, तो देख के उनके दिल में आता ये होगा कि मानो विभव उनसे कह रहा हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो तुम्हारा दिल डगमगाए। और ऐसा तो नहीं कि विभव में ही उनकी पार्टी के पराभव के बहुत सी संभावनाएं निहित हो, इस कारण से वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे केजरीवाल जी से 8 टेक्निकल सवाल हैं कि आप उन सारे टेक्निकल सवालों का जवाब दे दीजिए, अपॉइंटमेंट और इन सारी चीजों पे। उसके बाद एक पॉलिटिकल सवाल है कि आपके 2 एमपीज, जिसमें आपके लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी भी हैं, उन्होंने दुर्व्यवहार कबूल किया है, तो आपने कोई राजनैतिक या कोई प्रशासनिक जांच क्यों नहीं बैठा ली है। और तीसरा अंतिम एक मॉरल सवाल है कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी पर आपने वो प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की जो विभव कुमार की गिरफ्तारी में की। इस राज का रहस्योद्घाटन कर दीजिए। धन्यवाद। साथियों, सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवालिया निशान उठाने वाले, दुनिया भर की बातों पर अपना ज्ञान देने वाले केजरीवाल जी अभी तक, सोचिए 8वां दिन है, स्वाति मालीवाल के मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। स्वाति मालीवाल उन 10 राज्यसभा के सांसदों में से सबसे पुरानी है। लोकसभा में तो 0 सीटें हैं, सब तो राज्यसभा से उनके सांसद हैं। उन सब में आप देखेंगे 10 में 20 साल से उनके साथ वो काम कर रही हैं। और अब हम लोग को बताया जा रहा है कि दरअसल वो भाजपा की एजेंट रही हैं। आपने देखा किस तरह से सीसीटीवी का जो डीवीआर दिया जाता है पूरी तरह से ब्लैंक होता है। आप ये भी देखिए, जब ये वाकया होता है 13 मई को, 14 मई को विभव अपने फोन का फॉर्मेट कर लेते हैं। अब वो जांच पड़ताल चल रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2 वीडियो के बीच का जो अंतराल है उसकी फुटेज नदारत है। पहले वीडियो से पहले क्या कुछ हुआ इस शीश महल में, उसकी वीडियो भी गायब है। अब जरा सोचिए किस तरह से एक महिला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सबसे पुरानी इनकी साथी, जो इनके साथ एनजीओ के पीसीआरएफ और कबीर परिवर्तन के एनजीओ के दिनों से इनके साथ काम कर रही थी, सुंदर नगरी में झुग्गी झोपड़ी का में जो काम कर रहे थे आरटीआई कैंपेन में, वो महिला अब उनको लगता है राजनीति से प्रेरित है और भाजपा उनको इस पूरे मामले को प्रायोजित कर रही है। साथियों, स्वाति मालीवाल के बारे में अब कुछ इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कोई करप्शन का मामला है। मैंने इसकी जांच पड़ताल की। ये जो मामला है 2016 का है और उसके बाद 2 बार एलजी साहब ने भी
और सीएम साहब ने भी, खैर उनको तो सुल्तान साहब कहना चाहिए, शहंशाह साहब, उनसे मिलने तो उनके करीबी भी नहीं जा सकते, उनकी सबसे पुरानी साथी भी नहीं जा सकती, खैर वो अलग बात है। अब सोचिए कि 2 बार उन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब कहा जा रहा है कि वो पुराना मामला है। यही नहीं, सुनने में आ रहा है कि उनके रिश्तेदारों के गाड़ी के नंबर ट्वीट किए जा रहे हैं और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई, जो उनके गुर्गे हैं, जो उनके भक्त हैं, वो बाकायदा स्वाति को बदनाम करने के लिए उनके रिश्तेदारों को भी धमका रहे हैं। ऐसा क्या है केजरीवाल जी कि आप कुछ भी नहीं बोल पा रहे? बहुत ही अफसोस की बात है। इससे पहले आप लोग जानते हैं 2015 में योगेंद्र यादव जी के साथ, प्रशांत भूषण जी के साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में किस तरह से मारपीट हुई, आप लोग ने देखा और उसका वीडियो भी मैंने पहले आपके समक्ष रखा है। आप देखिए अंशु प्रकाश के साथ ऐसी हाथापाई हुई, उस वक्त भी सीसीटीवी नजारत थे। जहां जहां अंशु प्रकाश मौजूद थे, सिर्फ उस जगह के सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मारपिटाई कैसे हो सकती है, ये झूठ बोल रहे हैं, भाजपा के एजेंट हैं। लेकिन 2 लोग इसके लेकर जेल गए, चार्जशीट हुए, एमएलए अमानतुल्लाह खान और एमएलए प्रकाश जारवाल। तो साथियों, आप देखिए अपनी ही महिला साथी जो सबसे पुरानी रही हैं, आतिशी से भी, सौरभ से भी, संजय सिंह से भी, और जो भी लोग अभी आपको दिख रहे हैं, उन सबसे पुरानी साथी को किस तरह से और परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जो दुर्व्यवहार हुआ है उनके साथ, उसका जिक्र नहीं है कहीं पे भी। वाकई में बहुत ही अफसोस की बात है। आप अपने सवाल पूछिए। सुधांशु जी, टाइम्स नाउ नवभारत और टाइम्स नाउ ने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, ऑपरेशन ब्लैक डॉलर, जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से एफसीआरए का उल्लंघन करके आम आदमी पार्टी ने 8 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और इस बात की जानकारी ईडी ने अब गृह मंत्रालय को सौंपी। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो भी जानकारी आएगी उस पर जांच एजेंसियां नियमानुसार और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगी। बस ये बात जरूर है कि एक बहुत स्थापित नियम है जो हर व्यक्ति को पता होता है कि फॉरेन से अगर आप कोई फंडिंग लेते हैं तो उसके स्थापित नियम है। जैसे नंबर 1, आप एक ही अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। नंबर 2, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तुरंत आपको देना पड़ता है। तो अगर उनके पास ये सारी चीजों की ईमानदारी से बात थी तो उन्हें ओपन कर देना चाहिए था। और उससे बड़ा सवाल है कि ये फॉरेन फंडिंग आती क्यों है भाई, ये एक नैतिक सवाल भी है। तो टेक्निकल भी क्वेश्चन है और मॉरल क्वेश्चन भी है कि आप देखिए बड़ी बड़ी पार्टियों की आपको ओवरसीज में ब्रांच नहीं मिलेगी। समाजवादी पार्टी उनसे बड़ी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी उनसे बड़ी पार्टी है, शरद पवार जी की पार्टी उनसे बड़ी पार्टी है, बीजू जनता दल उनसे बड़ी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस उनसे बड़ी पार्टी है। ये इन्हीं का मामला जो है वो फॉरेन में दिखता भी ज्यादा है, आता भी ज्यादा है। ये भी एक नैतिक सवाल है। एक और सवाल इसका, अब क्यों ये पैसे आए हैं, और एक और सवाल है कि कहां से ये पैसे आए हैं। वो जो सोर्सेज हैं ये बताने की कोशिश केजरीवाल करें, हिम्मत करें कि वो कौन लोग हैं, क्यों उन्होंने छुपा के रखा कि कहां से ये पैसा आया है, स्रोत इसका क्या है। यही नहीं, आप सोचिए 55 पासपोर्ट नंबर्स दिए जाते हैं और 135 अकाउंट्स हैं, और कुछ पैसा तो डायरेक्टली दुर्गेश पाठक जी के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, और इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना सिर्फ एफसीआरए की बात है, लेकिन ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का भी उल्लंघन है। आपको याद है पन्नून, जो सब हम जानते हैं कि भारत के खिलाफ कैसे जहर उगलते हैं, कितने बड़े आतंकवादी हैं, उन्होंने कहा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजे जा रहे हैं ताकि ये थोड़ी रहमदिली दिखाएं आतंकवादियों के खिलाफ, और किसी ने यकीन नहीं किया, और यकीन करना भी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि वो क्या वजह रही होगी कि केजरीवाल जी ने बाकायदा उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को बाकायदा पत्र लिखा, और भुल्लर जो आतंकवादी जो 1993 के मामले में दिल्ली में बाकायदा जेल में था, जिसको फांसी होने वाली थी, उसके लिए रहम की दुहाई दी और गुहार की। ये सोचने वाली बातें हैं साथियों सारे। और आप देखिए किस तरह से पैसा इलीगल तरीके से
फॉरेन कंट्री से आ रहा है। हेमंत सोरेन की जब बात होती है, भैया बड़ा स्टेट है, उसके मुख्यमंत्री हैं, सब चुप रहते हैं। लेकिन आप देखिए इंटरनेशनल क्वार्टर्स से कितनी फिक्र जताई जा रही है केजरीवाल मामले को लेकर। Actually, Times Now crew had been assaulted yesterday. A real face of AAP has been exposed. It was all shot on the camera. And also, our reporter Akanksha has filed a complaint. How do you see? Because Akanksha was there on the TV. She wanted to ask questions from Aam Aadmi Party about this operation Black Dollar. How do you see? This is a typical characteristic of Aam Aadmi Party. In the case of Times Now, if you remember previously when the story was done on the Sheesh Mahal, one of the reporter was arrested and harassed by Punjab police. Now this has been physical manhandling by the Aam Aadmi Party. This shows that if constitution will be under threat, it will be under threat under these peoples. और मैं ये भी याद दिला देना चाहता हूं, बहुत से लोग भूल गए होंगे, आप लोगों को याद है इससे पहले एक ऐसा भी दौर आया जब ओवी वैन्स तोड़ दी गई थी एक एजिटेशन में। न याद हो तो 2012 मुंबई का आजाद मैदान याद है ना, अमर जवान ज्योति भी तोड़ी गई थी और वो भी तोड़ दे, उसके बाद सब चुप रहे थे। वो सेकुलर सुई पटक सन्नाटा था उस आंदोलन के ऊपर। वही लोग जो आज दहाड़ दहाड़ के चिंगाड़ चिंगाड़ के कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर हमला हो रहा है, फिजिकल हमला अगर हुआ है तो 2012 में, फिजिकल हमला हुआ है तो 1994 में जब यूपी के 2 अखबारों के कार्यालय पे, चूंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी, सपा की सरकार के खिलाफ खबर छपी थी, तहस नहस कर दिया गया था अखबार के कार्यालयों को। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। 2 और सवाल। अच्छा, विकास पूछना चाह रहे थे। विकास पहले आप पूछ लीजिए। ये आप दोनों से मेरा सवाल है। अरविंद केजरीवाल लगभग हर सभा में कह रहे हैं, माइक पे जोर जोर से कह रहे हैं कि अगर आप मुझे वोट दोगे तो 1 तारीख को मुझे जेल नहीं जाना है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये केवल पॉलिटिकल भाषण है या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानतों की स्ट्रक्चर रखी है, 1 तारीख को आपको सरेंडर करना होगा, उसका उल्लंघन मानते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानते हैं? मेरे विचार से बहुत गंभीर कानूनी मामला है और यह सर्वोच्च न्यायालय का सीधा अपमान है। चूंकि न्यायालय की प्रक्रिया चुनाव की प्रक्रियाओं से कोई संबंध नहीं रखती, वो उससे टोटली एक्सक्लूसिव होती है। चुनाव परिणाम के साथ न्यायालय के निर्णय को जोड़ना सर्वोच्च न्यायालय की सीधी अवमानना है। मुझे लगता है न्यायालय इस विषय पे विवेक के अनुसार संज्ञान लेगा। कुछ दिनों की मोहलत दी गई है, 2 तारीख को उनकी जेल वापसी है और वेंटिलेटर की तरह भी वो हैं और उनको वापस जाना है। रविंद्र जी, नहीं रविंद्र जी ठीक है, उसके बाद पहले रविंद्र जी, फिर आपका आखिरी सवाल। नाना पटोले ने योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े पर टिप्पणी की है कि रावण भी माता सीता को, माता उन्होंने नहीं कहा था, सीता को अपहरण करने के भगवा कपड़ा पहन के आया था। आप क्या कहेंगे, भगवा का अपमान भी इससे नाना पटोले कांग्रेस? देखिए, वो इससे पूर्व भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के श्री राम जन्मभूमि जाने के बाद ठीक अगले दिन उन्होंने राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कही थी। और जो नाना पटोले जी ने कहने का प्रयास किया है, ये बिल्कुल सच है कि माता सीता का जब हरण करने गया था, साधु के वेश में गया था। ये लोग जो आचरण करके आते हैं ना, ये जो बगुला भगत बन के आते हैं और फिर बाद में कार्य सेवकों के हत्यारों का समर्थन करते हैं। मतलब मैं नाना पटोले जी को बता देना चाहता हूं, जानते क्या होता है कि राहुल गांधी जी जाते थे और पूजा करके निकल के और जनेऊ दिखाई जाती थी उनकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जाति और गोत्र भी बताया जाता था। फिर उनकी पार्टी के जो सांसद थे वो वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद के पक्ष में जाकर खड़े होते थे। तो असली चेहरा क्या था और नकली चेहरा क्या था वो सामने है। तो ये तथा कथित रावणी वृत्ति उन्होंने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये किसमें दिखाई पड़ रही है, ये देश की प्रबुद्ध जनता भली भांति समझती है। आखिरी सवाल। Oh, they are asking that we are not having anything. They are having only this thing. You go and check the manifesto of Congress Party in 2009. They have said that we have done these Muslim reservation
in the southern states of Kerala, Karnataka and Andhra, and we will try to replicate at the national level. Next, you go on 6th of June 2005 Minority Commission report of the UPA government, which says that we will try to ensure that the 15% outlay, financial outlay, should be for the minorities. और द फेमस स्टेटमेंट तो उनका था ही था वो। ये बताइए, अभी इन्होंने दिया है कर्नाटक में, हमने कहा था उनसे कि सारे मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात करेंगे। ये लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे पूरा का पूरा। अच्छा, वैसे दे भी चुके हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दे दिया पूरा का पूरा, और SC ST OBC का हटा दिया पूरा का पूरा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो वो कह रहे हैं वो हम कर नहीं रहे। और राहुल गांधी जी ने किया, राहुल गांधी जी के सामने तो समस्या ये है कि भाई उनके जो साथी, सहयोगी, सलाहकार, अंकल, उनको जो कुछ भी समझाते हैं वो ध्यान ही नहीं रहता कि पिछली बार वो क्या बोले थे। उन्हें ध्यान रखना चाहिए, एक डिजिटल ट्रैकर अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना वो नहीं है कि कोई कुछ बोल के निकल जाएगा। एक जमाने में लोग कहते थे ना कि बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। आपकी तो निकली हुई बातें इतनी आ चुकी हैं। और 2012 के चुनाव में यूपी में इन्होंने साफ साफ कहा था कि मुस्लिम आरक्षण की बात। और तीसरा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इन्होंने 2006-07 में यह कहा था कि देयर शुड बी अ मुस्लिम हेड काउंट इन इंडियन आर्मी। एंड आई क्लियरली रिमेंबर एट द टाइम जनरल JJ सिंह हैज कैटेगोरिकली सेड दैट द आर्मी विल नॉट अलाउ दिस। तब इन्होंने अपने स्टेटमेंट्स वापस लिए थे। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इनको देश में मजहबी विभाजन करके ही राजनीति करनी है। इसलिए जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो राहुल गांधी जी के लिए तो वो बातें निकलती हैं कि अगर उनकी बातें निकाल के देखी जाएं और उन बातों से जो करामातें हुई हैं वो देखी जाएं, तो उनके लिए यह कहा जा सकता है कि वो अपने आप अपनी बातें देख के कहेंगे कि कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब वो बातें जो प्रधानमंत्री से निकाली है उस पे बचाव की कोई गुंजाइश नहीं है। Actually, despite Samir Patra apologizing and saying that whatever he said about Prime Minister Lord Jagannath, it was unintentional, Rahul Gandhi has attacked him. जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारियों में भगवान समझने लगे, तो पाप की लंका का पतन नजदीक है और यह अहंकार ही उनके विनाश का कारण बन रहा है। How do you react to this? एक्चुअली प्रॉब्लम अहंकार की सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर है। यहां तो बड़ी मजेदार बात यह है कि उस विषय के ऊपर तो खैर स्पष्टीकरण दिया जा चुका है संबित जी के द्वारा, और किसी भी चीज में शब्द और भाव क्या होते हैं सबको पता है। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति जो मन में भाव है भारतीय जनता पार्टी को पता। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के लिए माफी मांगी है? बोलिए। शंकराचार्य को सांध्य अर्चना करते हुए दीपावली से एक दिन पहले गिरफ्तार करने के लिए माफी मांगी है? भगवान राम को काल्पनिक कहने के लिए माफी मांगी है? कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन करने के लिए माफी मांगी है? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसी कॉन्फ्रेंसेस के लिए माफी मांगी है? और माफी तो छोड़िए, मैं पुनः यह कहना चाह रहा हूं, आपने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर लिख के दिया कि हम नहीं आएंगे। भाई, आपको कोई अपने बेटे बेटी की शादी में बुलाता है, आप जाएं नहीं जाएं, आप अगर लिख के दें कि मैं आपकी बेटी की शादी में नहीं आऊंगा, इसका क्या मतलब होता है? और मैं पुनः कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी सुनिए कान खोल के, बाबर की कब्र पे आपकी 3 पीढ़ियों ने जाके सजदा किया है, उसके लिए माफी मांगी है? 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। और इतना ही नहीं, इंदिरा जी ने 1968 में जब उस पे जाके सजदा किया तो नटवर सिंह, जो इनके बहुत खास रहे, पद्म भूषण प्राप्त हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मैं इंदिरा जी से चंद फीट की दूरी पे था। And Indira ji bowed her head down, and as if the centuries have come and blurred together, and paying respect to Babar was experience, rare experience, and with Indira ji it was rare of the rarest experience. जिन्होंने बाबर की कब्र पे 3-3 पीढ़ियों में जाकर सजदे किए और भगवान राम को काल्पनिक कहा, वो आके हमसे बात करते हैं। वो जो आपने सवाल किया था ना, वो
रावण आता है